भारत में खिलाफत आंदोलन डैश में खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से उत्पन्न हुआ था। तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन था वो तुर्की में खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से उत्पन्न हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? तुर्की में खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए हुआ था। तुर्की में सही आंसर है इसका तुर्की सी। भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से उत्पन्न हुआ था। 1919 से 1924 तक चले खिलाफत आंदोलन भारत के मुस्लिमों में राष्ट्रवाद का जागरण किया। ओटोमन के साम्राज्य के टूटने के बाद भी वहां के सुल्तान खलीफा को सत्ता में बनाए रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ होने वाला पहला आंदोलन था जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खड़े थे। क्वेश्चन नंबर 2 है 1917 की रूसी क्रांति में समाचार पत्र इश्क्रा को डैश द्वारा नियंत्रित किया गया था। 1917 की रूसी क्रांति में जो समाचार पत्र इश्क्रा था उसको मेंसेविक द्वारा नियंत्रित किया गया था। 1917 की रूसी क्रांति में समाचार पत्र इश्क्रा को मेंसेविक द्वारा नियंत्रित किया गया था। मेंसेविक एक रूसी क्रांतिकारी पार्टी थी जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का पालन करती थी। सदस्यता और संगठन के मुद्दे को लेकर 1903 में पार्टी के विभाजन के बाद मेंसेविकों का गठन हुआ। इश्क्रा रूसी समाजवादी प्रवासियों का एक समाचार पत्र था जिसे मेंसेविकों द्वारा नियंत्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किस राइफल के कारतूसों का गाय और सूअर की चर्बी से चिकना होने की अफवाह के कारण सिपाहियों के बीच खलबली मच गई थी? सही आंसर है एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी से चिकना होने की अफवाह के कारण सिपाहियों के बीच खलबली मच गई थी। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को लेकर सैनिकों में अशांति उत्पन्न हो गई थी। 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों के कारतूसों को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया तो 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर जो कलकत्ता से 120 मील दूर स्थित था कि 19वीं एनआई ने कारतूस के प्रयोग से मना करते हुए विद्रोह कर दिया जिसको 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 रूसी क्रांतिकारी आंदोलन ने सरकार की निम्नलिखित में से किस प्रणाली को समाप्त करने की मांग की थी? रूसी जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसने सरकार की निम्नलिखित में से किस प्रणाली को समाप्त करने की मांग की थी? सही आंसर है एक तंत्र। रूस की क्रांति के दौरान 1917 वहां पर राजतंत्रात्मक यानी एक तंत्र व्यवस्था कायम थी जिसका शासक निकोलस तृतीय था। क्रांतिकारियों ने इस एक तंत्रात्मक शासन सत्ता को समाप्त कर समाजवादी राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में वित्त के नियंत्रकों का उनके उत्तराधिकारी के क्रम में सही क्रम क्या है? सही आंसर है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। फर्स्ट है एनी रोबोट तुर्गो, फिर आएंगे सेकंड जैकस निकर, फिर चार्ल्स कैलोन के बाद चार्ल्स डी ब्रियन। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में वित्त के नियंत्रकों का उनके उत्तराधिकारी के क्रम में सही क्रम इस प्रकार है: एनी रोबर्ट तुर्को 1774 ईस्वी, जैकस निकर 1717 से 1781, चार्ल्स कैलोन 1783 ईस्वी से 1787 ईस्वी, चार्ल्स डी ब्रियन 1787 से 1788 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है केवल सेकंड, एओ ह्यूम्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में की गई थी। इसके संस्थापकों में एओ ह्यूम्स, दादाभाई नौरोजी, दिनसा वाचा शामिल थे। एओ ह्यूम्स इसके प्रमुख संस्थापककर्ता थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय इसमें कुल 72 प्रतिनिधि उपस्थित रहे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है रूसी क्रांति को डैश के रूप में भी जाना जाता है? रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। रूस में हुई 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। बोल्शेविक नामक एक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति की दशा एवं दिशा को निर्धारित किया और इस क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोल्शेविक रूसी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ बहुसंख्यक या बहुमत है। क्वेश्चन नंबर 8 है 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ था निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी राजनीतिक संस्थाओं को नहीं छोड़ा गया था?
1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी राजनीतिक संस्थाओं को नहीं छोड़ा गया था? तो सही आंसर है इसका पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ था तो पूना सार्वजनिक सभा जैसी पुरानी संस्थाओं को नहीं छोड़ा गया था। यह सार्वजनिक सभा मुख्यतः नवोदित मध्यम वर्ग, जमींदारों और व्यापारियों के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके सदस्यों में अधिकांश ब्राह्मण व वैश्य थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 ईस्वी में M.G. रानाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी ने मिलकर किया था। इस सभा का उद्देश्य जनता को यह बताना था कि सरकार के वास्तविक उद्देश्य क्या हैं और अपने अधिकार कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। इस सभा के सक्रिय सदस्यों में H.S. साठे और S.H. चिपलूणकर थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाना था? सही आंसर है पूना। कहाँ किया जाना था? तो पूना में किया जाना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन मुंबई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेम्स वोस का वर्णन करता है? सही आंसर है सेकंड, स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदें। स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदें। जेम्स वोस का वर्णन करता है स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदें। जेम्स वोस स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदों का वर्णन करता है। 1864 ईस्वी की एक राजाज्ञा के अनुसार रूस को 34 प्रशासनिक प्रांतों में बांटकर घोषणा की गई कि प्रत्येक प्रांत में एक सभा अर्थात जेम्सटवोस होगी। इसमें जागीरदारों, किसानों और नागरिकों के प्रतिनिधि होंगे। इसका कार्य सार्वजनिक निर्माण, चर्च, स्कूल, जेल खानों, जन स्वास्थ्य और गरीबों की सहायता इत्यादि की व्यवस्था करना था। इसे कर लगाने तथा उसके वसूल करवाने का भी अधिकार प्रदान किया गया था। इस संख्या के अधिकार को रद्द करने का अधिकार सिर्फ प्रांतीय गवर्नरों को था। क्वेश्चन नंबर 11 है, टूलूज के आर्कबिशप का क्या नाम था? टूलूज के आर्कबिशप का क्या नाम था? सही आंसर है चार्ल्स डी ब्रियन। चार्ल्स डी ब्रियन। टूलूज के आर्कबिशप का नाम चार्ल्स डी ब्रियन था। टूलूज फ्रांस का एक नगर था। चार्ल्स डी ब्रियन लुई 16वें के वित्त मंत्री भी थे तथा चर्च के पादरी के रूप में भी जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 प्रकार के मध्य 19वीं रूसी बुद्धिजीवी थे, वेस्टनॉर्जर और स्लावोफिले। स्लावोफिले पश्चिमी मूल्य के पक्ष में थे। तो पूछा है कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है बी, केवल 1। 12 का सही आंसर है केवल 1 बी। बी में क्या दे रखा है कि जो 2 प्रकार के मध्य 19वीं रूसी बुद्धिजीवी थे, वेस्ट नॉर्जर और स्लावोफिले। स्लावोफिले पश्चिमी मूल्यों के समर्थक या पक्ष में नहीं थे। 19वीं सदी में रूस में 2 बुद्धिजीवी समूह थे जिनका नाम स्लावोफिले और वेस्ट नॉर्जर था, जो रूसी सभ्यता की प्रकृति से संबंधित विरोधी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये चाहते थे कि रूस पश्चिमी यूरोप के प्रभावों का विरोध करते हुए प्रारंभिक इतिहास के प्राप्त मूल्यों और संख्याओं पर रूसी साम्राज्य का विकास हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी किसे माना गया था? सही आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी नेपोलियन बोनापार्ट को माना गया है। नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में कार्सिका द्वीप में हुआ था। इसके पिता एक साधारण वकील थे, फिर भी नेपोलियन की शिक्षा की उन्हें उचित व्यवस्था की। नेपोलियन सैनिक स्कूल में भर्ती हुआ क्योंकि उसमें एक कुशल सैनिक के सारे गुण विद्यमान थे। फ्रांस में लुई 14वें के शासनकाल में निरंकुशता अपनी पराकाष्ठा पर फैल गई थी। इन्हीं सब कारणों से लुई 16वें के शासनकाल में क्रांति फैल गई और नेपोलियन ने इस क्रांति का फायदा उठाया। उसने सम्राट की
सत्ता को उखाड़ फेंका और स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया तथा फ्रांस की सत्ता में आमूलचूल परिवर्तन किया। क्वेश्चन नंबर 14 है, रॉलेट अधिनियम 1919 में पारित किया गया था। तो रॉलेट अधिनियम 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट अधिनियम 1919 में पारित किया गया था। भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। इस समिति को भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के स्वरूप एवं विस्तार की जांच करने और यदि आवश्यक हो तो उससे प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए विधेयक प्रस्तावित करने का कार्य सौंपा गया। समिति के सुझाव पर 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास किया गया। भारतीयों के विरोध के बावजूद 21 मार्च 1919 ईस्वी को इसे लागू कर दिया गया। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने पर गिरफ्तार किया जा सकता था अथवा गुप्त मुकदमा चलाकर अपराधी को दंडित किया जा सकता था। इस एक्ट को भारतीयों ने काले कानून की संज्ञा दी तथा जहां कहा जाने लगा न वकील न दलील न अपील, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिजोलिया आंदोलन नामक किसान आंदोलन भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ था? बिजोलिया आंदोलन किसान जो आंदोलन था वह राजस्थान राज्य से जुड़ा हुआ था। बिजोलिया आंदोलन नामक किसान आंदोलन भारत के राजस्थान राज्य से जुड़ा हुआ था। बिजोलिया आंदोलन 1897 में राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में रह रहे बिजोलिया किसानों ने शुरू किया था, इसलिए इसे बिजोलिया आंदोलन कहा जाता है। इसका मुख्य कारण किसानों पर सरकार द्वारा अत्यधिक लगान लगाया जाना था। आरंभ में यह बिजोलिया क्षेत्र से प्रारंभ होकर अनेक भागों में फैल गया। सीताराम माणिक्य लाल वर्मा तथा विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सीताराम माणिक्य लाल वर्मा तथा विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक क्रांति की वृद्धि में योगदान दिया? निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक क्रांति की वृद्धि में योगदान दिया? सही आंसर है कृषि प्रसरण ने। कृषि प्रसरण ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ औद्योगिक क्रांति से हुआ। 1780 के दशक एवं 1850 के दशक के मध्य भारत में ब्रिटेन में उद्योग एवं अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन घटित हुए। इस औद्योगिक क्रांति में सबसे अधिक वृद्धि कृषि प्रसरण में किया गया था। इस काल में होने वाले वैज्ञानिक आविष्कारों एवं तकनीकी परिवर्तनों ने उत्पादन के साधनों में महान परिवर्तन करके ब्रिटेन के आर्थिक ढांचे को पूर्ण रूप में बदल दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16 ने किस शहर से भागने का निर्णय लिया था? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16 ने किस शहर से भागने का निर्णय लिया था? सही आंसर है पेरिस। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16 ने पेरिस शहर से भागने का निर्णय लिया था। फ्रांस की क्रांति कोई अनहोनी घटना नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही दुर्व्यवस्था और कुशासन का परिणाम थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस में निरंकुश और स्वेच्छाचारी सम्राट का शासन था। इस समय पादरियों, सामंतों एवं उच्च अधिकारियों को राज्य की ओर से विशेषाधिकार प्राप्त थे। यह लोग वैभव एवं विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन साधारण वर्ग की दशा अत्यधिक शोचनीय थी। उनका जीवन स्तर निम्न कोटि का था। फ्रांस की इस बिगड़ती हुई आर्थिक दशा के कारण जनसाधारण का जीवन कष्टों से भरा हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप सन 1789 ईस्वी में फ्रांस में भीषण जन विद्रोह हुआ और यहाँ के निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ तथा फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति के दौरान लुई 16वां एवं उसकी रानी मेरी अंतवानेत को मौत के घाट उतार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश ने भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि का नेतृत्व किया जिसमें राज्यों को कोई भी निर्णय अंग्रेजों के परामर्श से लेना था और शासक की मदद के लिए एक सिपाही सेना दी गई थी। तो सही आंसर है सहायक गठबंधन। सहायक गठबंधन ने भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि का नेतृत्व किया जिसमें राज्यों को कोई भी निर्णय अंग्रेजों के परामर्श से लेना था और शासक की मदद के लिए एक सिपाही सेना दी गई थी। सहायक गठबंधन ने भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि का नेतृत्व किया जिसमें राज्यों को कोई भी निर्णय अंग्रेजों के परामर्श से लेना था और शासक की मदद के लिए एक सिपाही सेना दी गई थी। भारत में सहायक संधि का विस्तार, जो सहायक संधि या सहायक गठबंधन है, इसका विस्तार लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुआ था। वेलेजली ने कंपनी को भारत में सर्वोच्च शक्ति बनाने के लिए दो साधनों का प्रयोग किया। उसका प्रथम साधन सहायक संधि प्रणाली थी।
जिसमें शांतिपूर्ण उपायों द्वारा भारतीय शासकों पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित किया जाता था। और दूसरा साधन युद्ध था। किसी विद्वान ने कहा है कि सहायक संधि प्रणाली एक मकड़ी के जाले के समान थी, जिसमें फंस जाने के पश्चात कोई भी भारतीय शासक उससे निकल नहीं सकता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वर्ष में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे? किस वर्ष में लुई 16 जो थे वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे? सही आंसर है 1774। 1774 लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर वर्ष 1774 ईस्वी में लुई 15वें के पश्चात बैठा। सिंहासन रोहण के समय लुई 16 की आयु 20 वर्ष थी। यद्यपि उसमें सम्राट बनने के गुण थे, किंतु उसमें दृढ़ निश्चय और दूरदर्शिता का अभाव था। इसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी अंतवानेट से विवाह किया था, जिसे फ्रांसीसी सदैव विदेशी समझते थे। लुई 16 उसके प्रभाव में था। वह शासन में हस्तक्षेप किया करती थी, जिसके परिणाम सदैव फ्रांस के हित के विपरीत हुआ करते थे। इसका कारण यह था कि उसमें न तो अपनी माता मारिया थेरेसा के समान बुद्धि थी और न इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समान कूटनीति। क्वेश्चन नंबर 20 है, आंदोलन वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आंदोलन लिखा है और उसका वर्ष दिया है। तो चंपारण 1917 में हुआ है, मोपला 1921 में है और तेभागा 1946-47। तो इसमें केवल सही है मोपला विद्रोह। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 का है, मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 का है, तेभागा आंदोलन 1946-47 में था। भाग सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 है, मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। हरित गृह गैस का अर्थ वातावरण की उन गैसों से है जो प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों होती हैं। ये अवरक्त विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित करती हैं एवं पुनः छोड़ती हैं। जल वाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के किसी क्षेत्र में अवरक्त विकिरणों को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करती हैं। इसके अलावा अन्य मुख्य ग्रीन हाउस गैसें मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और परफ्लोरोकार्बन PFCs आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है? कौन सा कारक जो है वो तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है? तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है। तो सही आंसर है ऊंचाई और भूमि और जल की प्रकृति। ऊंचाई, भूमि और जल की प्रकृति। सागर की लहरों से लेना देना नहीं है। तापमान किसी तत्व या वस्तु की गर्माहट या शीतलता की गहनता का परिचायक है। तापमान के वितरण को प्रभावित नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक अक्षांश का प्रभाव, सागर तल से ऊंचाई, सागर से दूरी, स्थल, भूमि या जल की प्रकृति, धरातलीय विशेषताएं, साधारण धरातलीय ढाल, प्रचलित पवनें, महासागरीय धाराएं तथा मेघाच्छादन है, जबकि सागर की लहरें तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्र के पानी में डूबी चपटी चोटी वाली ज्वालामुखी पहाड़ियाँ डैश कहलाती हैं? समुद्र के पानी में डूबी चपटी चोटी वाली ज्वालामुखी पहाड़ियाँ गुयाट्स कहलाती हैं। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित तथा समुद्र के पानी में डूबी चपटी चोटी वाली सपाट शीर्ष वाली पहाड़ियों को गुयाट कहते हैं। गुयाट एवं समुद्री पहाड़ी की सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सांद्रता पाई जाती है? सही आंसर है समताप मंडल। क्षोभ सीमा ट्रोपोपोस के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहा जाता है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक प्रभावों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपोष्ण उच्च दाब बेल्ट दोनों गोलार्धों में इस अक्षांश के बीच फैली हुई है। तो 25 डिग्री से 35 डिग्री जो उपोष्ण उच्च वायुदाब जो पेटी है वो दोनों गोलार्धों में 25 से 35 डिग्री के बीच अक्षांशों में फैली है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में 25 से 35 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस पेटी का उच्च दाब तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु के अवतलन से संबंधित है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों के पास नीचे उतर कर बैठती है, जिस कारण इनका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह वायुदाब पेटी गतिजन्य डायनामिकली इंड्यूस्ड है। इस पेटी को अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है।
पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ग्रहाणु परिकल्पना द्वारा दी गई थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो ग्रहाणु परिकल्पना है वो दी गई है फॉरेस्ट रे मोल्टन और टी.सी. चैम्बरलिन के द्वारा। फॉरेस्ट रे मोल्टन और टी.सी. चैम्बरलिन के द्वारा पृथ्वी के उत्पत्ति के विषय में ग्रहाणु परिकल्पना दो अमेरिकी विद्वान चैम्बरलिन और मोल्टन द्वारा दी गई थी। इनके अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में घूमते हुए सूर्य के निकट से एक तारा गुजरा जिसका मार्ग सूर्य के पास से गुजरा, तो उसकी सतह पर ज्वार के कारण कुछ पदार्थ तारे की ओर आकर्षित हुआ। यह पदार्थ दोनों तारों सूर्य और तारा के मध्य ब्रह्मांड में दूर तक व्याप्त गैस पुंज है के ग्रहाणु के रूप में बिखर गया, क्योंकि सूर्य में विस्फोटक प्रवृत्ति थी, इसी से उसका भाग विदीर्ण हो गया। इसी कारण इस सिद्धांत का नाम ग्रहाणु सिद्धांत रखा गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की डैश द्वारा हत्या कर दी गई थी। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या किसके द्वारा की गई थी? बोस्नियाई समूह द्वारा। बोस्नियाई समूह। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या बोस्नियाई समूह द्वारा की गई थी। यही घटना प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी थी। बोस्निया और हर्जेगोविना के प्रांतों जिन्हें 1908 में ऑस्ट्रिया ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था को लेकर ऑस्ट्रिया और सर्बिया में घोर तनातनी शुरू हुई। दोनों प्रांतों के निवासी सर्व जाति के थे और सर्बिया उन्हें ऑस्ट्रिया के चंगुल से छुड़ाना चाहता था। इस योजना में रूस की पूरी शक्ति सर्बिया के पक्ष में थी। इस वजह से ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर अपने राजकुमार की हत्या का आरोप लगाकर आक्रमण किया, जिसको देखते हुए जर्मनी और फ्रांस भी अपने मित्र राज्यों के पक्ष लेते हुए युद्ध में कूद पड़े। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा कथन सही नहीं है। ये वे युद्ध की विचारधारा के खिलाफ थे और विश्व शांति स्थापित करने में विश्वास रखते थे। गलत है। सही क्या है? रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस फांसीवाद विचारधारा में विश्वास करते थे। जब फांसीवाद विचारधारा में विश्वास करते थे तो ये तो दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा कि वो शांति स्थापित करना चाहते थे। ये गलत है। रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस के संदर्भ में कहा गया है कि वे फांसीवाद विचारधारा में विश्वास करते थे। रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस का निर्माण 1936 में हुआ था। साम्यवादी विरोधी मोर्चे के रूप में जापान भी इसमें सम्मिलित हो गया। जापान को विश्वास हो गया था कि पश्चिमी देश इतने दुर्बल थे कि वह अपना उद्देश्य सरलता से पूरा कर सकता था। इस प्रकार रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस युद्ध की विचारधारा के खिलाफ थे और विश्व शांति स्थापित करने में विश्वास करते थे। कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो सही आंसर है स्ट्रोम्बोली। जिन ज्वालामुखियों से लावा, गैस, राख तथा विखंडित पदार्थ निकलते हैं उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में जागृत ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 बताई जाती है। इनमें प्रमुख है इटली का एटना स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे है? भूमध्य सागर में है। किस द्वीप पे है? सिसिली द्वीप पर है। इसके उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। यह सदैव प्रज्वलित रहता है जिससे आसपास का भाग प्रकाशमान रहता है। इसी कारण इसे ज्वालामुखी का भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्क्सवाद के अनुसार कौन सा वर्ग पूंजीवाद प्रणाली को समाप्त करेगा? तो सही आंसर है बी। मार्क्सवाद के अनुसार कौन सा वर्ग पूंजीवाद प्रणाली को समाप्त करेगा? सही आंसर है सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग। मार्क्स के अनुसार मानव का प्रारंभिक जीवन वर्ग विहीन एवं शोषण विहीन था, जिसे मार्क्स ने आदिम साम्यवादी युग कहकर संबोधित किया है। मार्क्स ने इतिहास के इस विकास क्रम को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जो निम्न है: आदिम साम्यवाद, दासत्व युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग। मार्क्स के अनुसार इस विकास यात्रा में बुजुर्गा वर्ग, शोषक वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग, शोषित वर्ग मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पूंजीवादी युग में सर्वहारा युग संगठित हो जाएगा और वह क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों का विनाश करके समाजवादी राज्य की स्थापना करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोनार्ड असंतात्य पृथ्वी के किन चित्रों के बीच उपस्थित है? तो सही आंसर है ऊपरी और निचली भूपर पट्टी। ऊपरी और निचली भूपर पट्टी। भूपर पट्टी ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। इसकी मोटाई महाद्वीप महासागरों के नीचे अलग अलग है।
महासागरों में भूपरपट्टी की औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर भूपरपट्टी को दो उपभागों ऊपरी भूपरपट्टी निचली भूपरपट्टी में विभक्त किया जाता है। ऊपरी भूपरपट्टी तथा निचली भूपरपट्टी को अलग करने वाली असंबद्धता को कोरनाड यानी कोनराड असंबद्धता कहते हैं। नाजीवाद किस देश में उभरा था? सही आंसर है जर्मनी। हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना 1920 में की थी। नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक रिश्ते के पक्ष में थी। इसके अनुसार सरकार की हर योजना में पहल हो परंतु फिर वह योजना जनता समाज की भागीदारी से चले। पता नहीं कौन सी भाषा लिखी है। सरकार की हर योजना में पहल हो परंतु फिर वह योजना जनता समाज की भागीदारी से चले। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व युद्ध सेकंड में प्रवेश किया था? सही है 1941। जुलाई 1941 में जापानियों ने भारत चीन में वियतनाम पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर में जापान में हिदेकी तोजो के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। 7 दिसंबर 1941 को जापानी बम वर्षकों ने हवाई में पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला किया। इस हमले में अमेरिका को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी। 8 दिसंबर को अमेरिका ने जापान पर युद्ध की घोषणा कर दी। 11 दिसंबर को जर्मनी और इटली ने अमेरिका पर युद्ध की घोषणा कर दी। इसमें अमेरिका ने भी जर्मनी और इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 14 है, नील डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? नील डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? सही आंसर है इसका 14 का आंसर है ए में क्या दिया हुआ है? आर्कुएट डेल्टा। आर्कुएट डेल्टा। आर्कुएट डेल्टा। नील नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा, जो नील नदी का डेल्टा है वो चापाकार डेल्टा है। आर्कुएट डेल्टा का उदाहरण है। चापाकार डेल्टा का निर्माण उस समय होता है जब नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थ का निक्षेप बीच में अधिक हो जाता है ताकि बीच का भाग निकला रहे और किनारे का भाग सकरा रहे। इस तरह की आवृत्ति निश्चय ही एक धनुष के समान या पंखा के समान होता है। आवृत्ति निश्चय ही एक धनुष के समान या पंखा के समान होता है जिसका आकार अर्धवृत्ताकार होता है। इसे धनुषाकार डेल्टा भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण चापाकार डेल्टा का उदाहरण है राइन डेल्टा, इरावदी डेल्टा, नाइजर डेल्टा, डेन्यूब डेल्टा और सिंधु नदी का डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुसोलिनी का प्रसरण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर है उसने 1936 में एबिसिनिया पर विजय प्राप्त की थी। उसने 1936 में एबिसिनिया पर विजय प्राप्त की थी, यही सही है। मुसोलिनी की प्रसरण नीति के अंतर्गत 1936 में एबिसिनिया पर विजय प्राप्त की थी। एबिसिनिया या इथियोपिया की विजय मुसोलिनी की बड़ी सफलता थी। यह विजय अभियान इसने तब किया था जब फांसीवाद ने अपनी असफलता का सबसे अच्छा युग देखा था। 1930-31 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट तथा 1932 के विश्व आर्थिक सम्मेलन के भंग होने से मुसोलिनी को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर चलने का समय अनुकूल अवसर मिल गया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानदंडों एवं राष्ट्रसंघ की अनमनी प्रतिक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए इटली की सेनाएं आगे बढ़ती रहीं। जुलाई 1936 तक अबिसिनिया इटली साम्राज्य के अधीन आ गया था। उसने 1939 में अल्बानिया पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके अनुसार कम्युनिस्ट समाज आदमी के इतिहास के अंतिम चरण में होगा? किसके अनुसार कम्युनिस्ट समाज आदमी के इतिहास के अंतिम चरण में होगा? सही आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स मानव समाज के प्रारंभिक चरण को साम्यवादी समाज वर्ग एवं शोषण विहीन बताता है। मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज के बाद दास युग, उसके बाद सामंतवादी युग तथा उसके बाद पूंजीवादी युग, फिर उसके बाद समाजवादी राज्य की स्थापना होती है जो कि सर्वहारा वर्ग का शासन होता है। इसके बाद साम्यवादी युग कम्युनिस्ट समाज की स्थापना होती है जो कि वर्ग विहीन, शोषण विहीन और राज्य विहीन समाज होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अवसादी चट्टानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अवसादी चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है। पहला है, ये पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं, सही। इन चट्टानों में स्ट्राटा की कई परतें होती हैं, ये भी सही है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान का एक उदाहरण, ये भी सही है। अवसादी चट्टानों का निर्माण चूर्ण तथा जीवावशेषों एवं वनस्पतियों के समूहन से होता है। यही कारण है कि अवसादी सेलों में जीवावशेष पाए जाते हैं। अवसादी सेलों को परतदार सेल भी कहते हैं क्योंकि इसमें अवसाद की विभिन्न परतें पाई जाती हैं। चूना पत्थर अवसादी चट्टानों का उदाहरण है जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ग संघर्ष किस दर्शन की विशेषता है? वर्ग संघर्ष किस दर्शन की विशेषता है? सही आंसर है मार्क्सवाद की। मार्क्सवादी दर्शन वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्स के अनुसार समाज में मुख्य रूप से दो वर्ग, बुजुर्गा वर्ग एवं सर्वहारा वर्ग पाए जाते हैं और इतिहास में भौतिक उत्थान के हिसाब से इन वर्गों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। अंत में सर्वहारा वर्ग की विजय होती है और मानव समाज से शोषण का अंत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी चार बड़ी विजयी शक्तियां थीं जिनका पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में दबदबा था? निम्नलिखित में से कौन सी चार बड़ी विजयी शक्तियां थीं जिनका पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में दबदबा था? सही आंसर है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका। चार बड़ी शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका थी जिनका पेरिस सम्मेलन 1919 में दबदबा था। पेरिस की शांति सम्मेलन में चार विश्व नेताओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। वे थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो। पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन विजयी राष्ट्रों ने जर्मनी को अपमानजनक राष्ट्र घोषित करने के लिए किया गया था, जिसमें पराजित देशों के साथ संधि शर्त भी तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस प्लानों ने जर्मनी का विश्व युद्ध का ऋण कम कर दिया था? किस प्लानों ने जर्मनी का विश्व युद्ध का ऋण कम कर दिया था? सही आंसर है डॉब्स प्लान और यंग प्लान। डॉब्स प्लान और यंग प्लान। डॉब्स या डेविस प्लान और यंग प्लानों ने जर्मनी का विश्व युद्ध का ऋण कम कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में ऋण चुकौती और पुनर्भुगतान के मुद्दों ने मित्र राष्ट्रों के बीच संबंधों को परेशान किया और जर्मनी को हराया। अमेरिका द्वारा प्रायोजित डॉब्स एवं यंग की योजना ने इस चुनौती का समाधान प्रस्तुत किया। डॉब्स प्लान का नेतृत्व चार्ल्स जी डॉवेस ने किया था। इस योजना के तहत जर्मनी के वार्षिक पुनर्भुगतान को कम कर दिया गया, जिससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था का सुधार हुआ था। भाग थर्ड का पहला क्वेश्चन है, मृदा संस्तर स्थितियों में आर परत का प्रतिनिधित्व करती है? मृदा संस्तर स्थितियों में आर परत समेकित चट्टानों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मृदा संस्तर स्थितियों में आर परत समेकित चट्टानों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मिट्टियों के नीचे स्थित संगठित, दृढ़ एवं कठोर आधार शैल के मंडल को डी या आर संस्तर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ए कीटों का प्रतिनिधित्व करता है, बी बाज का प्रतिनिधित्व करता है, सी सांप का प्रतिनिधित्व करता है और डी मेढक का प्रतिनिधित्व करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही क्रम में है? कीट के बाद आएगा मेढक, मेढक के बाद आएगा सांप, सांप के बाद आएगा बाज। यही होगा सही। तो सही होगा कीट, मेढक, सांप, बाज। पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम इस प्रकार होगा: कीट, कीट के बाद मेढक, मेढक के बाद सांप, सांप के बाद बाज। सॉफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग डैश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो सॉफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग हरिकेन की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। कई घिरी समदाब रेखाओं वाले विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन के नाम से बुलाया जाता है। हरिकेन की तीव्रता को मापने के लिए सॉफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग किया जाता है। हरिकेन अत्यधिक विशालकाय तथा प्रचंड चक्रवात होता है तथा इसकी गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इनकी गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इनका जलवायु संबंधी महत्व नगण्य होता है क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम होती है, यदा कदा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? जो खरीफ फसलों की कटाई है वो सितंबर अक्टूबर में की जाती है। खरीफ वर्षा काल की फसल है। जो खरीफ है वो वर्षा काल की फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है तथा कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। कुछ प्रमुख खरीफ फसलें इस प्रकार हैं: कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, धान तथा बाजरा आदि। क्वेश्चन नंबर 5 है, मालवा पठार डैश में की जाती है? मालवा पठार उत्तर में अरावली और दक्षिण में विंध्य रेंज में की जाती है। तो मालवा पठार कहाँ से स्थित है? उत्तर में अरावली से लेकर दक्षिण में विंध्य रेंज तक। मालवा पठार की उत्तरी सीमा अरावली,
दक्षिणी सीमा विंध्य और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार और पश्चिमी सीमा राजस्थान के मरुस्थल द्वारा निर्धारित की जाती है। मालवा का पठार 530 किलोमीटर की लंबाई और 390 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ प्रायद्वीपीय पठार के 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह पठार काली मिट्टी का समप्राय मैदान है, जिसके अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इस पठार पर उर्मिल मैदान मिलते हैं, जिनमें कहीं कहीं चपटी पहाड़ियाँ स्थित हैं। यह भारत का सर्वाधिक गली अपर्दित क्षेत्र है। तो भारत का सर्वाधिक गली अपर्दित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2005 में प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह कार्टोसैट-1 एक है, क्या था? यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। मई 2005 में PSLV 6C द्वारा प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह कार्टोसैट-1 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह रिमोट सेंसिंग तकनीक से लैस उपग्रह होते हैं, जो कि पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारी संग्रह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी हुगली औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तु है? हुगली औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तु है, सही आंसर है जूट। जूट उद्योग कच्चा माल प्रधान उद्योग है। जूट के अधिकांश कारखाने पश्चिम बंगाल के जूट उत्पादक क्षेत्रों के निकट संकेंद्रित हैं। इस उद्योग के लिए स्वच्छ जल तथा प्रचुर एवं सस्ता श्रम की आवश्यकता होती है। यह उद्योग हुगली नदी के दोनों किनारों पर अवस्थित है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र में जल परिवहन की सुविधा प्राप्त है, इसलिए इस क्षेत्र की प्रमुख निर्यातक वस्तु जूट है। यहाँ से जूट का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थलीय आपदा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थलीय आपदा है? सही आंसर है भूस्खलन। चक्रवात, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, चक्रवात, ओलावृष्टि और तथा आकाशीय बिजली वायुमंडलीय आपदा है, जबकि भूस्खलन एक स्थलीय भौमिक आपदा है। भूस्खलन सामूहिक स्थानांतरण का एक प्रक्रम है, जिसमें सैलें तथा सैलचूर्ण गुरुत्वाकर्षण के कारण ढालों से नीचे की ओर सरकते हैं। ढालों पर सड़क निर्माण, नहरें, खदान एवं उत्खनन, अतिचारण, निर्वनीकरण तथा अवैज्ञानिक कृषि आदि कार्यों से भूस्खलन होता है। भारी वर्षा, भूकंप, नवीनीकरण से भूस्खलन क्रिया और तेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोपेन के भारतीय जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार जलवायु कोड जलवायु प्रकार का कौन सा युग्म सही है? सही आंसर है AS उष्णकटिबंधीय नम। कोपेन की आयोजना के आधार पर भारत को निम्न 9 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। AS उष्णकटिबंधीय आर्द्र नम प्रकार की जलवायु है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा लगभग 3/4 वर्षा सितंबर और अक्टूबर के महीने में होती है। भारत में इस प्रकार की जलवायु कोरोमंडल के तटीय क्षेत्रों तमिलनाडु में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अवधि के आधार पर खतरों को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? सही आंसर है इसका केवल 1। छोटी अवधि का खतरा टॉर्नेडो। छोटी अवधि का खतरा टॉर्नेडो। लंबी अवधि का खतरा हिमस्खलन गलत है। टॉर्नेडो एक कीप या छलनी के आकार वाले प्रचंड स्थानीय तूफान होते हैं, जिनका ऊपरी चौड़ा भाग छतरी नुमा होता है, जो कपासी वर्षा मेघ से जुड़ा होता है तथा मध्यवर्ती एवं निचला हिस्सा पाइप जैसा होता है, जो धरातलीय सतह को स्पर्श करता रहता है। टॉर्नेडो आकार, विस्तार तथा अवधि की दृष्टि से सभी वायुमंडलीय तूफानों में सबसे छोटा होता है, परंतु प्रभाव के दृष्टिकोण से सबसे अधिक प्रलयकारी तथा प्रचंड होता है। हिमस्खलन के पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे सरकने की घटना को हिमस्खलन कहते हैं। यह घटना प्रायः हिमाच्छादित क्षेत्रों में कम अवधि के लिए होती है, परंतु इससे भारी क्षति होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा संयोजन वायुमंडल में उनके प्रतिशत के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? तो सही आंसर है हाइड्रोजन, मीथेन, ऑर्गन, ऑक्सीजन। निम्नलिखित गैसों का वायुमंडल में उनके प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम है। हाइड्रोजन सबसे कम 0.0005%, मीथेन 0.0017%, ऑर्गन 0.93%, ऑक्सीजन 20.95%, क्योंकि आरोही क्रम पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी कोरोमंडल तट पर खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है? तो सही आंसर है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर लगभग 350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली पुलिकट झील कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जबकि पहले स्थान पर चिल्का झील है। श्रीहरिकोटा नामक द्वीप इस झील को सागर से अलग करता है तथा इसी द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
खारदुंगला दर्रा स्थित है? खारदुंगला दर्रा स्थित है, सही आंसर है लद्दाख में। खारदुंगला दर्रा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। यह दर्रा लेह के उत्तर में स्थित है तथा इसी दर्रे से होकर श्योक घाटी तथा नुब्रा घाटी में प्रवेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के किस राज्य में बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक और दक्षिणी भारत में बिजली युक्त तूफान तड़ित झंझा से अप्रैल और मई महीनों में होने वाली वर्षा को फूलों की बौछार, चेरी ब्लॉसम्स और आम्रवृष्टि, मैंगो शावर कहते हैं, जो कहवा या कॉफी या आम की फसलों के लिए लाभदायक होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक प्रकार की कृषि जिसमें एक एकल फसल एक बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है कहलाती है। एक प्रकार की कृषि जिसमें एक एकल फसल एक बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है कहलाती है। सही आंसर है इसका वृक्षारोपण कृषि होगा। सही आंसर है डी, वृक्षारोपण कृषि या बागानी कृषि। बागानी कृषि को वृक्षारोपण कृषि या बागानी कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि छोटे बड़े बागानों के रूप में भी की जाती है। ये मुख्यतः व्यापारिक कृषि है जो उष्णकटिबंध के कतिपय विशिष्ट प्रदेशों में की जाती है। बागानी कृषि के अंतर्गत सामान्यतः किसी एक नकदी फसल कैश क्रॉप का उत्पादन कारखाने की भांति बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अंतर्गत चाय, कहवा, कोको, नारियल, रबड़, केला तथा काली मिर्च, मसाले आदि का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक पूरी तरह से फैला हुआ क्लाइमोग्राफ दी गई जलवायु परिस्थिति में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? एक पूरी तरह से फैला हुआ क्लाइमोग्राफ दी गई जलवायु परिस्थितियों में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? सही आंसर है ब्रिटिश प्रकार। ब्रिटिश प्रकार। एक पूरी तरह से फैला हुआ क्लाइमोग्राफ ब्रिटिश तुल्य जलवायु परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस जलवायु प्रदेश पर पछुआ पवनों तथा उनसे संबंधित चक्रवातों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक की लाइन दो बार रिपीट हो गई है। इस जलवायु प्रदेश पर पछुआ पवनों तथा उनसे संबंधित चक्रवातों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ब्रिटिश द्वीप, पश्चिमी फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम तथा नीदरलैंड आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक का आकलन किया जाना चाहिए? वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार जो न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु अगर ज्ञात करना है तो अवस्थिति की दूरी और परिवहन किए जाने वाले भार का आकलन करना चाहिए। तो दोनों का, अवस्थिति की दूरी का भी और परिवहन किए जाने वाले भार का। उद्योगों के स्थानीकरण के संदर्भ में प्रतिपादित सिद्धांतों में अल्फ्रेड वेबर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने उद्योगों की अवस्थिति स्थानीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसका प्रकाशन 1909 में जर्मन भाषा में लिखित पुस्तक अबरडेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रियन में प्रकाशित हुआ। वेबर ने अपने उद्योगों की अवस्थिति का सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए कुछ मान्यताओं का सहारा लिया तो जो निम्नलिखित है। पहला, कारखाना या उद्योग की स्थापना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र या प्रदेश एक ही प्रशासन के अधीन विलग इकाई हैं जहां पाई जाने वाली जलवायु, संस्कृति तथा प्रौद्योगिकी आदि भौगोलिक दशाओं में समानता पाई जाती हैं। कच्चे माल या निर्मित माल के रूप में वस्तु का परिवहन व्यय केवल भार और दूरी के अनुपात में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है? सही आंसर है इसका अफ्रीका होगा। सही आंसर है इसका डी। डी में क्या दिया था? एशिया क्या? सही आंसर है एशिया। सही आंसर है एशिया। 15 नवंबर 2022 तक विश्व की कुल जनसंख्या 8 बिलियन हो चुकी है, जिसका आधा से अधिक यानी 55% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में बसा हुआ है। एशिया महाद्वीप के बाद विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में रहती है। गन्ने की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति की आवश्यकता होती है? सही आंसर है इसका बी, 1 और 2 दोनों। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अच्छा उगता है। जो गन्ना है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अच्छा उगता है। दूसरा, मिट्टी अच्छी तरह से शुष्क होनी चाहिए, ये भी सही है। लेकिन सामान्य रोपण वर्ष अप्रैल मई होता है, ये गलत है। गन्ना भारत का मूल देशज पौधा है जिसकी कृषि एक प्रमुख नकदी फसल के रूप में की जाती है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो बेंत कुल से संबंधित है। इसके लिए 20 डिग्री से 26 डिग्री से तापमान और लगभग 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा उपयुक्त माना जाता है।
टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस और वर्षा चाहिए 150 सेंटीमीटर। इसके लिए गहरी उर्वर दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जो न तो अधिक अम्लीय हो और न अधिक क्षारीय और अच्छी तरह शुष्क भी हो। यह पूरे वर्ष की फसल है। इसकी बुवाई जनवरी से अप्रैल और कटाई पेराई अक्टूबर नवंबर से अप्रैल तक होता है। तो बुआई होती है जनवरी से अप्रैल तक और कटाई और पेराई का टाइम होता है अक्टूबर नवंबर से अप्रैल तक। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वारीय बंदरगाह है? तो सही आंसर है कांडला। कांडला जो ज्वारीय बंदरगाह है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। इस बंदरगाह से पेट्रोलियम, फास्फेट, उर्वरक तथा गंधक आदि का आयात किया जाता है, जबकि कपास, हड्डी, नमक, चीनी, चाय तथा खाद्यान्न आदि का निर्यात किया जाता है। हड्डी, पता नहीं क्या लिखा है, गलत सलत। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी भारत की स्वतंत्रता के बाद एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी थी? सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में विकास हुआ और कांग्रेस का यह वर्चस्व 1990 तक कायम रहा। कांग्रेस के इसी प्रभाव के कारण भारतीय शासन के इस काल को एक दल प्रभाव प्रणाली वाली शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो सही आंसर है इसका बी, सभी निर्णयों के लेने पर व्यक्तिगत नियंत्रण। सभी निर्णयों को लेने पर व्यक्तिगत नियंत्रण ये नहीं है। बाकी भारतीय संघवाद की विशेषताएं जैसे साझा शासन के संस्थानों का निर्माण, संघीय स्थानीय प्रशासन का क्षेत्रीकरण, गैर केंद्रीकृत आधार पर संघीय शक्तियों का वितरण। सभी निर्णयों के लेने पर व्यक्तिगत नियंत्रण ये संघीय भारतीय संघवाद का विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, गणतंत्रात्मक शासन, इकहरी नागरिकता, पंथ निरपेक्षता आदि भारतीय संघवाद के मूल तत्व हैं। निर्णयों पर व्यक्तिगत नियंत्रण भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋण नियंत्रण की किस तकनीक में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल होती है? सही आंसर है खुला बाजार परिचालन। ऋण नियंत्रण की खुले बाजार की क्रिया में आरबीआई द्वारा जनता या बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों का अपने लिए खरीदना या बेचना है। खुले बाजार की क्रिया के दो भाग होते हैं। पहला, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय तथा विक्रय। दूसरा है साख नियंत्रण के औजार के रूप में खुले बाजार की क्रिया बाजार से बैंकों या जनता से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतरराज्यीय परिषद भारत में संघीय प्रणाली के सहमति से काम करने के लिए अंतरराज्यीय और संघ राज्यीय संबंधों के समन्वय में मदद करता है। तो जो अंतरराज्यीय परिषद होती हैं वो भारत में संघीय प्रणाली के सहमति से काम करने के लिए अंतरराज्यीय और संघ राज्यीय संबंधों के समन्वय में मदद करता है। सी आंसर है। यदि राज्यों के बीच आपस में कोई विवाद होता है अथवा संघ तथा राज्यों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थान लिया था? सही आंसर है जनता पार्टी। 1977 के छठे लोकसभा चुनाव में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में जनता पार्टी को कुल 298 सीटें प्राप्त हुई थी। स्वयं इंदिरा गांधी तथा उनके बेटे संजय गांधी भी चुनाव में हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि के विश्लेषण में मदद करता है? तो व्यापार की मात्रा, व्यापार की दिशा, व्यापार की संरचना। सही आंसर है इसका ए, तीनों। भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि के विश्लेषण में निम्नलिखित घटक मदद करते हैं। भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि में व्यापार की मात्रा, व्यापार की दिशा और व्यापार की संरचना तीनों मैटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था? सही आंसर है 1952। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य संपन्न हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस ने कुल 364 सीटों पर जीत हासिल की। भाकपा 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत को ऐतिहासिक भूकंपीयता और मजबूत मैदानी गति के आधार पर क्षति जोखिम जोनों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जोन 5 के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों। गुजरात में कच्छ, जम्मू कश्मीर के भाग और उत्तर पूर्वी राज्य जोन 5 में आते हैं।
भूकंप का ज़ोन 5 तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाले अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र हैं। इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों सहित बिहार, नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमालय और पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र तथा गुजरात का कच्छ प्रदेश शामिल है। इन क्षेत्रों में ऐसे भूकंपों की संख्या अधिक रही है जिनमें जनधन की अपार हानि हुई है। भारत के भूकंप ज़ोन 1 और सेकंड को एक में समाहित कर अब ज़ोन सेकंड का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार अब देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह निवेशकों के लिए विनिमय दिशा निर्देश तैयार करता है, ये गलत है। बाकी यह करेंसी नोट जारी करता है, सही है। सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। ये विदेशी मुद्रा का प्रबंधन और नियंत्रण करता है, ये भी सही है। निवेशकों के लिए विनिमय दिशा निर्देश तैयार नहीं करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित कार्य हैं, यह करेंसी नोट जारी करता है, सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का संविधान स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में डैश और डैश स्तर पर अपनी शक्तियों और अधिकार को संबद्ध करता है। तो इसका सही आंसर होगा गांव और नगर पालिका। सही आंसर है ए, गांव और नगर पालिका। 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं एवं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके द्वारा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज एवं नगर निकायों की व्यवस्था की गई। इससे स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन अर्थात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक, सही है, विकासात्मक सामाजिक अभिवृद्धि है। भारत में आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक विकासात्मक सामाजिक अभिवृद्धि है। आर्थिक विकास मानव विकास से ही है, जो सभी मानवीय कारणों के विस्तार से संबंधित है। ये आर्थिक, अनार्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में विधान परिषद के सदस्य डैश द्वारा चुने जाते हैं। भारत में विधान परिषद के सदस्य एक निर्वाचक गण द्वारा चुने जाते हैं। भारत में विधान परिषद के सदस्य एक निर्वाचक गण द्वारा चुने जाते हैं, जिनका विवरण अनुच्छेद 171 में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का एक मापक नहीं है? सही आंसर है भौगोलिक परिस्थितियाँ। आर्थिक विकास मुख्यतः मानव विकास तथा लोगों के जीवन के स्तर में सुधार, वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता में विस्तार से संबंधित है। आर्थिक विकास के मापक हैं गरीबी की घटना, ग्रीन सूचकांक, जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आदि, जबकि भौगोलिक परिस्थितियां आर्थिक विकास का मापक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान में शक्ति विभाजन के अनुसार कानून की अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसमें निहित हैं? तो सही आंसर है संघ। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों के बारे में व्यवस्था अनुच्छेद 246 में है, जिसका व्यवस्थित वर्णन 7वीं अनुसूची में है। इसमें शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती में किया गया है। इसमें से ऐसे विषय जिनका वर्णन किसी भी सूची में नहीं है, वे केंद्र के अधीन माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य विधि डैश पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है 15 का सही आंसर है सी, 1 एंड 2 दोनों। 1 ऑप्शन क्या है इसका? 15 में 1 ऑप्शन है, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि आय स्तर और खपत स्तर है। आय स्तर और खपत स्तर। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य विधि आय स्तर और उपभोग जिसे खपत स्तर पर आधारित है। तेंदुलकर कमेटी ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2004-5 के आधार पर मूल्य पर 446.68 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र के लिए 578.80 रुपया मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग रखा। रंगराजन समिति कमेटी ने अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में डैश शामिल होता है। बैंकिंग भी शामिल होता है, परिवहन भी शामिल होता है, दोनों। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, दूरसंचार, पर्यटन आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बैंकों को अपनी मांग और सावधि देयताओं की एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो नकदी रखनी होती है उसे डैश कहा जाता है, उसे नकदी आरक्षित निधि अनुपात कहा जाता है। तो क्वेश्चन है, बैंकों को
अपनी मांग और सावधि देयताओं की एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो नकदी रखनी होती है उसे नकदी आरक्षित निधि अनुपात कहा जाता है। बैंकों को अपनी मांग और सावधि देयताओं की एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो नकदी रखनी होती है उसे नकदी आरक्षित निधि अनुपात या नकद कोष अनुपात कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। कैश रिजर्व रेशियो की दर जितनी ही ऊंची होगी, बैंकों के पास प्राप्त जमा का उतना ही कम नकद शेष उधार देने की क्षमता उतनी ही कम होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकतंत्र की संकल्पना का हिस्सा है? सही आंसर है 1 और 3, समानता और स्वायत्तता। समानता और स्वायत्तता एक तंत्र नहीं है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, स्वायत्तता, संविधानवाद, अधिकार एवं कर्तव्यों की व्यवस्था, निष्पक्ष चुनाव, शिक्षा का प्रचार प्रसार आदि आधुनिक लोकतंत्र के मुख्य आधार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत सरकार ने डैश में नकद प्रबंधन बिल पेश किया। तो कब किया नकद प्रबंधन बिल पेश, कब किया? सही आंसर है 2010 में। 2010 में भारत सरकार ने 2010 में नकद प्रबंधन बिल सीएमबी पेश किया। सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र के नियामक भारतीय रिजर्व बैंक से विचार विमर्श कर यह नया इंस्ट्रूमेंट शुरू किया था। नकद प्रबंधन बिल के जरिए थोड़े समय के लिए धनराशि उधार लेने की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में डैश के चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट चुनावी प्रणाली का उपयोग करके कराए जाते हैं। तो लोकसभा में, भारत में लोकसभा के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनावी प्रणाली का उपयोग करके कराए जाते हैं। भारत में लोकसभा के चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव प्रणाली का उपयोग करके कराए जाते हैं। इस पद्धति में एक निश्चित चुनाव क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वैध मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित होता है। भाग 5वां का पहला क्वेश्चन है, नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की नई राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत के लिए किसने अभियान चलाया था? तो राजा महेंद्र ने। नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की नई राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत राजा महेंद्र द्वारा की गई। 5 जनवरी 1961 को दल विहीन पंचायत प्रणाली की शुरुआत की गई। राजा महेंद्र ने सीमित निर्वाचित कार्यकारी समिति के आधार पर 4 स्तरों गांव, कस्बा, जिला और राष्ट्रीय पंचायत स्तर की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के प्रावधानों से संबंधित है? तो सही आंसर अनुच्छेद 376। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रावधानों से संबंधित है। इसमें यह व्यवस्था है कि ऐसे न्यायाधीश जो स्वतंत्रता के बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे तथा तत्कालीन नियमों के अनुसार वेतन, भत्ते एवं पेंशन के हकदार होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थानीय स्वशासन की एक इकाई नहीं है? तो नीति आयोग स्वशासन की इकाई नहीं है। पंचायती राज संस्था, नगर निगम, नगर पालिका परिषद हैं। पंचायती राज संस्था, ब्लॉक खंड, जिला स्तर, नगर निगम, नगर पालिका परिषद आदि सभी स्थानीय स्वशासन की इकाइयां हैं। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर गठित संघ सरकार का एक परामर्शदात्री निकाय है। यह गैर संवैधानिक संस्था है। इसका गठन मंत्रिमंडल की संकल्पना द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय हैं? निम्नलिखित में से कौन से भारत में पंचायती राज के त्रिस्तर हैं? तो कौन कौन से हैं? जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, नगर पालिका। तो नगर पालिका को छोड़ के जिला और ब्लॉक स्तर सही आंसर होगा इसका 5वें का डी। भारत में ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, पंचायती राज के 3 स्तर हैं। तो ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर। नगर पालिका, नगर निगम आदि नगरों के स्थानीय निकाय हैं। इनकी स्थापना 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान भाग 11 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान के भाग 21 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है? तो पंजाब का नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 21 में महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्यों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। इसमें पंजाब राज्य का वर्णन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चाको युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो सही आंसर है 1932। चाको युद्ध 1932 में बोलीविया और पराग्वे के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र मुख्य रूप से लोकतंत्र की संस्थाओं पर जोर देता है? तो सही आंसर है केवल 1, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में शासन की सभी संस्थाओं को उचित महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का भाग 18 प्रावधान किससे संबंधित है? तो सही आंसर है आपातकालीन।
भारतीय संविधान का भाग 18 आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। इसका वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 तक में किया गया है। इसमें कुल 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उपस्थित होने पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की स्थिति उपस्थित होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो कौन सा भाग संविधान में संशोधन से संबंधित है? सही आंसर है भाग 20। भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए निश्चित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।